8 नवंबर की शाम करीब 5 बजे बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। भावी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया जैसे बीजेपी के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पीछे गांधी मैदान पहुंचे। नीतीश ने अपनी पूरी टीम के साथ वहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? क्या नीतीश कुमार ने इस कदम से बीजेपी को यह बता दिया कि बिहार के असली बॉस नीतीश ही हैं? बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी वह बैकफुट पर क्यों आ गई? और सबसे अहम सवाल कि नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने के पीछे क्या बीजेपी का कोई प्लान बी है जो पहले से तैयार है? आइए नीतीश कुमार की इस जलेबी पॉलिटिक्स और बिहार की सत्ता की इस नई बिसात को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण से पहले खुद गांधी मैदान का दौरा करना एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना गया है। भले ही इस चुनाव में बीजेपी सीटों के मामले में नंबर 1 पार्टी बनी हो, लेकिन इस दौरे से नीतीश ने सीधे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह साफ संदेश दे दिया कि बिहार में सत्ता की चाबी और कंट्रोल नीतीश के पास ही रहेगा। हर कोई मान रहा था कि इस बार बीजेपी बिहार सरकार को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेगी और नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा बनकर रह जाएंगे, लेकिन नीतीश ने अपनी चालों से इस खेल को बिल्कुल पलट दिया है। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को 32 दांतों के बीच जीभ वाली स्थिति में डाल दिया है। उनकी रणनीति ने बीजेपी के हर प्लान पर पानी फेर दिया। बीजेपी चाहती थी कि उसे गृह मंत्रालय मिले, जिसे नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से कभी किसी को नहीं दिया। गृह मंत्रालय के बहाने बीजेपी का मकसद ब्यूरोक्रेसी पर पूरा कंट्रोल जमाना था, जिसमें मुख्य सचिव और विजिलेंस प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपने पसंद के अधिकारियों को तैनात करना शामिल था। इतना ही नहीं, नीतीश ने तो स्पीकर की बात तक कह डाली। नीतीश ने यह जानते हुए भी कि स्पीकर जदयू का नहीं हो सकता, यह शर्त रख दी। इससे बीजेपी हाईकमान को बैकफुट पर आना पड़ा। अपनी बात मनवाने के लिए नीतीश ने 17 नवंबर को विधानसभा भंग करने की सिफारिश और इस्तीफा देने का अपना पुराना प्लान बदल दिया। उनका सीधा मैसेज था कि वह बात होगी तो सिर्फ अमित शाह से और पटना आने पर ही बात होगी। नतीजा यह हुआ कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रह गया और यह भी तय हो गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया, जिन्हें नीतीश कुमार खुद पसंद करते हैं और जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी मानी जाती है। पिछले कुछ समय से नीतीश की खराब सेहत और राजनीतिक पकड़ ढीली होने की चर्चा थी, लेकिन अब उनकी चर्चा उनकी जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ के लिए हो रही है और अपने इस इमेज के डायरेक्टर नीतीश खुद हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनावी प्रभारी बनाया था। प्रधान से नीतीश के पुराने अच्छे संबंध हैं। जब नीतीश को पता चला कि प्रधान भी उन्हीं की तरह कुर्मी बिरादरी से हैं, तो वो बेहद खुश हो गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश हमेशा जातीय समीकरणों पर बारीक नजर रखते हैं। खैर, नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी ने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। इसको लेकर बीजेपी का प्लान बी भी है। बीजेपी चाहती थी कि वह गृह और कुछ अन्य प्रमुख विभाग अपने पास रखकर सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ मजबूत करे। अगर नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से या किसी अन्य वजह से भविष्य में कमजोर पड़ते हैं, तो बीजेपी का यह प्लान बी तुरंत लागू हो सकता है। यह प्लान बी भी इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी नीतीश के करीबी माने जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स को प्रमुख पदों से हटाने में कितनी सफल होती है। खैर, आज शपथ होना है। कुछ ही देर में नीतीश पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार सीएम के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन गठबंधन का ये बंधन कब तक और कितनी देर बंधा रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।